हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना ये आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है हमारे यहाँ पे साइंस एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 10th की, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपका ये थर्ड चैप्टर यहाँ पे होने वाला है। आपका हमने 10 और 11 चैप्टर हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट किया। 12 चैप्टर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और जो आपके यहाँ पे 10th वाली जितने भी चैप्टर्स है ना, सब आपके यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टॉपिक्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्स होंगे ना, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें भी साइंस का पोर्शन आपका आता है फिजिक्स से रिलेटेड, तो आपको इन टॉपिक से इन चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले दो किए थे, वहां पे आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें यूपीएससी सीडीएस एग्जाम की या फिर सीएपीएफ एग्जाम की, उसके बाद आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। फिर इससे अगला चैप्टर आपका यहाँ पे मैग्नेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह से, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपने पिछले आपके यहाँ पे जो हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर कर रखी है साइंस की, अगर आपने नहीं देख रखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो एक ही प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10, ठीक है, हर एक की वीडियो यहाँ पे मैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ताकि आपको इधर उधर सर्च करना ना पड़े। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो अपनी इकोनॉमिक्स की हमने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज कर रखी है, वो आप देख सकते हो 9th और 10th की। फिर हमने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की ज्योग्राफी एनसीईआरटीज भी हमने यहाँ पे कवर कर रखी है। तो वो भी आप अपने हिसाब से अपने नीड के ऊपर आप उनको देख सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज। अब हम यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर आपका है यहाँ पे 12, ठीक है, क्लास 10th का। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आई से। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, इसकी यहाँ पे यूनिट, एसआई यूनिट, वो आपकी हो जाती है यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कहीं भी यहाँ पे ये चीज़ पूछी भी जाती है, तो ये आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ डिस्कस करी। आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो हमने अभी देखा यहाँ पे कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये स्पेलिंग में यहाँ पे एक मिनट रुकना है, स्पेलिंग में सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग में आप यहाँ पे कहीं कहीं एच भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वरना आप यहाँ पे ज्यादातर देखोगे कि एम्पियर लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है, एच नहीं होता है उसमें। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, और वो भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आई जो होता है आपका यहाँ पे, क्यू होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आई मैंने आपको जैसे ऊपर बताया इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। क्यू आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये आपका पर यूनिट टाइम जो आपका यहाँ पे ट्रेवल करता है, ठीक है, वो आपका बताता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को। तो यही सेम चीज ना आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को लगेगी कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो एक तो आप यहाँ पे ये डेफिनेशन याद रख लेना। दूसरी आपको यहाँ पे ये वाली दे रखी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये दोनों आपकी यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक करंट की। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा। अब ना इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर बेसिकली आप देखोगे ना, ऐसे आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। अब वो आपके यहाँ पे जैसे आपकी मेटेलिक वायर हो सकती है कोई, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कॉपर वायर्स होते हैं। ठीक है, कॉपर आपका एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको पता होगा। आपके घरों में भी जो वायर्स होती हैं वो आपकी कॉपर वाली रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखोगे तो एल्यूमिनियम आप देखोगे कि वो आपका एक गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके के आपके और भी सारे आपके मेटल्स वगैरह होते हैं जो आपके यहाँ पे गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मुझे बस बताना था। अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें, तो जैसे आपको अगला यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है, जहाँ मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सेल्स क्या होते हैं और बैटरी क्या होता है। ठीक है, अब देखो, सेल आपका होता है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको देखने को मिले। और ये आपको ना, जब सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की जब बात करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलती है। अभी नीचे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग सिंबल्स बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको मैं सिंपल टर्म्स में बता दे रहा हूँ। सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे आपका सर्किट जा रहा है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये बड़ी वाली जो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ये आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल। जो ये छोटा वाला मैंने खींचा लाइन, ये आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, आपका जो चार्ज आ रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब बैटरी जो है वो अब जो बैटरी है वो बेसिकली आपके यहाँ पे एक सेल्स का कनेक्शन होता है। ये तो आपका हो गया यहाँ पे एक सेल, इंडिविजुअल सेल है ये, ठीक है। वहीं पे जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी बेसिकली आपकी होते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब एक से ज्यादा सेल अगर आपका यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे ये, फिर आगे जाके कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तीन इंडिविजुअल सेल्स हैं, इन्हीं के तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बैटरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसका यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेल क्या होते हैं और बैटरी क्या होती है, ठीक है। इसी के अगर हम आगे बात करते हैं, तो ये जो आपका सेल और बैटरी है ना, अगर आप देखोगे जैसे आप मोबाइल फोन्स भी यूज करते हो, ठीक है, तो बैटरी के हेल्प से आप यहाँ पे उनको चला पा रहे हो, क्योंकि आप उसको डेली रेगुलरली उसको चार्ज कर रहे हो, या फिर एक दो दिन के बाद अकॉर्डिंग टू योर बैटरी जो भी आपके यहाँ पे उसका साइज रहेगा, ठीक है, साइज इन द सेंस कि उसका यहाँ पे कितना एमएएच की पावर है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे उसको चार्ज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना लैपटॉप हो गया या फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब आप चलाते हो, ठीक है। सेम तरीके से आपको यहाँ पे टॉर्च का एग्जांपल दे रखा है। अब टॉर्च में क्या होता है, आपके अलग से सेल्स लगते हैं, ठीक है। अब पहले के जमाने में आपके जो मोबाइल फोन आते थे उसमें भी आपकी ऐसी बैटरी आती थी जो रिप्लेस हो सकती थी, पर आजकल के टाइम में अब रिप्लेसमेंट वाली बैटरी नहीं आती है ज्यादातर, वो आपकी पहले से इनबिल्ट बैटरी आती है ना, अलग से उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो ये सेम चीज आपको बस टॉर्च के एग्जांपल से समझाइए, कि टॉर्च में जैसे आप सेल्स डालते हो और जब आप स्विच ऑन करते हो तब आपका यहाँ पे टॉर्च जलती है ना, जो उसमें बल्ब लगा होता है वो आपका ग्लो करता है। जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो आपके यहाँ पे वो बैटरी नहीं चलती है, ठीक है, मतलब आपका जो बल्ब है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे स्विच ऑफ रहता है, ठीक है, वो जलता नहीं है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे समझा रखी है। नाउ इधर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले लाइन में जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, जहाँ मैंने अभी एरो मार्क करी, तो यहाँ पे आपको ना स्विच के बारे में समझाया हुआ है। तो देखो स्विच जो है ना एक तरीके से लिंक करने का काम करता है, आपको ये याद रखना है। ये आपका एक लिंक है सेल के बीच में और दूसरा यहाँ पे बल्ब के बीच में। अब देखो यहाँ पे टॉर्च का एग्जांपल लेके ये लोग समझा रहे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बल्ब लिया है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक हीटर यूज करना हो, तो उस केस में यहाँ पे ये जो स्विच है ये आपका लिंक करेगा यहाँ पे सेल को, जो आपका मतलब एक तरीके सेल को, अगर उसमें सेल लग रहा है, और दूसरा आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिंक करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे टॉर्च में ये दो चीजों को लिंक करने का काम कर रहा है, अगर स्विच बीच में ना हो तो ये चीज चलेगी नहीं, वरना या तो चलती रहेगी हमेशा के लिए ही, या फिर अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट रहेगा तो कभी भी चलेगी नहीं, ठीक है। स्विच बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहा है एक तरीके से, कि जब आपको जरूरत पड़ी तभी आपने उसको स्विच ऑन किया, तब आपका वो चलने लग गया, जब आपको जरूरत नहीं है तो आपको आपने उसको स्विच ऑफ किया, और वो आप यहाँ पे एक तरफ रख भी सकते हो उठा के, है ना। आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में आपकी वो हेल्प कर रहा है स्विच जो होते हैं। अब स्विच के अलावा भी आपको यहाँ पे ऐसा कभी भी हो सकता है, जैसे स्विच ऑफ जब आपने किया, तो वो बल्ब जो है, अगर हम यहाँ पे टॉर्च की बात कर रहे हैं, वो आपका ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, जब आपने स्विच ऑफ किया है। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो गया हो, मतलब आपका यहाँ पे लिंक ना हो, कोई आपका डिफेक्ट आ गया हो दूसरे पार्ट्स पे सर्किट के, तब भी आपका जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, बल्ब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विच ऑफ होने से ही बल्ब ग्लो नहीं करता। स्विच ऑफ अगर मान लो यहाँ पे ऑन भी है, ठीक है, स्विच हम लोग मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि ऑन है, पर आपका कोई दूसरा जो एलिमेंट है सर्किट का, अगर वो टूट जाता है, उसका थोड़ा सा पार्ट आपका डिफेक्ट में चला जाता है, तो उसकी मदद से भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे एक सर्किट उन्होंने बना रखा है, उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बस अभी के लिए इतना याद रखना। फिर आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ये लाइन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपका वो कंटिन्यूअस में रहना चाहिए, कंटिन्यूअस हो, साथ ही साथ क्लोज पाथ रहे, और उसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, तब हम उसको बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लो यहाँ पे सर्किट आपका ब्रोकन है कहीं पे भी, और स्विच या तो ऑफ है, तो इस केस में आपका क्योंकि करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो इसलिए आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा नहीं, ठीक है। वही सेम चीज आपको यहाँ पे इन तीन स्टेटमेंट्स में आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर ये दो आपको मैंने पहले ही यहाँ पे शुरू में ऊपर बता दिया, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी डिस्कवर हुई थी, आप बोलो एक तरीके से, तो उस टाइम पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये हमें पता नहीं था, ठीक है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे ये सोचते थे कि जो आपका यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो होता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो बेसिकली आपके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। हम लोग पहले ये सोचते थे, ठीक है। तो आपको बस वही यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी यहाँ पे दे रखी है इस पर्टिकुलर लाइन में। फिर आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर हमने यहाँ पे धीरे-धीरे हमने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसपे जो डायरेक्शन होगा आपके इलेक्ट्रिक करंट का,
वो बेसिकली अपोजिट होता है आपके पॉजिटिव, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डायरेक्शन के अपोजिट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो उसकी यहाँ पे डायरेक्शन होती है, वो आपको बस यहाँ पे नीचे समझा रखा है, ठीक है। तो ये तीन चीज बेसिकली आप ऐसे मान लो कि थोड़ी हिस्ट्री टाइप पे आपको समझा रखी है कि जब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी शुरू में, तब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स दिया करते थे, ठीक है। हम लोग मतलब यहाँ पे जो ह्यूमंस है, ठीक, जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो करंट होता है वो आपका चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यू मतलब चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, इसको यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना। क्यू मतलब आपका चार्ज है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे बात करोगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट बताई थी, वो आपकी थी एम्पियर। तो इसकी आपकी जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ये आपकी होती है यहाँ पे कुलम, ठीक है, मार्क कर रखा है ग्रीन लाइन से। इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज की कुलम, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको यहाँ पे जरूर मार्क कर लेना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलम्ब होता है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जब हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब हम यहाँ पे 1 फरवरी से जो हमारी यहाँ पे सीडीएस सीरीज हम यहाँ पे शुरू करेंगे, तो वहां पे हम और अच्छे से, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन हो, ठीक है, तीनों के मास के ऊपर और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे चार्ज के ऊपर क्या चीज रहती है, क्या वैल्यू होती है, वो सब हम अच्छे से वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे फिर आगे आपको यहाँ पे एम्पियर दे दिया, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, तो इसको भी प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि किसके नाम पे रखी गई है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एंड्री मरी एम्पियर के नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है, ठीक है। इनका नाम आप बस याद रख सकते हो, पर एज सच यहाँ पे सीडीएस एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका ये एम्पियर है, देखो अब यहाँ पे करंट की यूनिट मैंने क्या बताई थी, एम्पियर, ठीक है। जो आपकी चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है यहाँ पे, कुलम, ठीक है। और टी मतलब टाइम, टाइम का मतलब आपका हो गया यहाँ पे ऐसा यूनिट सेकंड, है ना। तो यहाँ पे आप नीचे रख लो सेकंड। अब इसी को आप यहाँ पे इससे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 एम्पियर, मान लो अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर ले, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे निकल के आ रहा है 1 कुलम अपॉन 1 सेकेंड। यही सेम चीज आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो फॉर्मूला दिया है ना, उसकी बस आप एसआई यूनिट लिखो उनके टर्म्स में। और वहां पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 1 एम्पियर आपका पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका 1 कुलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका पर यूनिट 1 सेकेंड में आपका यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है जो यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है, ये वाली दोनों लाइन, ठीक है, ये वाली दोनों लाइन। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कुलम ऑफ अ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा जो मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया, ये ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे बस फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली यहाँ पे इसको निकाल पाओगे। तो एज सच यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पर हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर आपको दे देगा कि कितना चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड, और फिर उसके बाद ऐसी वैल्यूज करके दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कुलम्ब होती है, तो 1 कुलम अपॉन 1 आपका सेकेंड रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। बस फॉर्मूले के थ्रू आप बहुत इजीली यहाँ पे कर पाओगे। फिर आगे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर मतलब, मिली मतलब आपका हो जाएगा कि 10⁻³ ठीक है। एम्पियर तो इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब आपको कभी भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना, आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बहुत बार आपको बोला है कि आपको सबसे पहले एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मिली एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पे मिली एम्पियर को पहले आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिली मतलब 10⁻³ होता है। और माइक्रो अगर दे दे तो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। नैनो दे देता तो 10⁻⁹ होता। तो ये आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रो, मिली और नैनो, ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। नैनो में आपका माइनस आपका यहाँ पे हो जाता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना, अगर आपको दे दे यहाँ पे 1 नैनो एम्पियर, ठीक है, 1 नैनो एम्पियर अगर आपको दे दे, तो याद रखना यहाँ पे 10⁻⁹ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे एमीटर। अब एमीटर जो है वो आपका हेल्प करता है आपको इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब जो आपका ये एमीटर है ना, इसको हम लोग डिनोट कुछ इस तरीके से करते हैं जो आपको इस सर्किट में देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो एमीटर है हमेशा आप सीरीज में ही लगाते हो। ये बहुत बार बोला गया, पूछा गया है, तो यहाँ पे याद रखना है, ये दो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमीटर किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और दूसरा यहाँ पे कि इसको किस में लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं या सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट और आपका यहाँ पे ये हो गए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आपको अगर मान लो पता नहीं चलता है कि एमीटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की आपकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। अब वो जो एम्पियर है ना, एसआई यूनिट,
उसी से ही यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया है एमीटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत इजीली यहाँ पे ये याद रह जाएगा कि एमीटर आपका इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये याद रखना। अब देखो ये जो आपको सर्किट दे रखा है, ये आपका हो गया यहाँ पे बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपकी जो डायरेक्शन आपको एरो एरो दे रखी है ना, इसका मतलब है कि करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव आपको जैसे मैंने बताया था वो भी आपका सही है, और इस तरीके से जो इन्होंने दे रखा है वो भी सही है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको दिखेगी यहाँ पे बैटरी। ये आपकी है बैटरी, क्योंकि आपको दो अलग अलग सेल दिख रहे हैं, मतलब दो सेल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि बैटरी क्या होती है, सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बैटरी देखने को मिल रही है। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका है यहाँ पे स्विच, ठीक है। या तो आप इसको देखोगे यहाँ पे स्विच लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा ये प्लग की, ठीक है, प्लग की, जैसा आपको यहाँ पे दिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, प्लग की। अभी क्या टाइम अगर देखो तो आपका यहाँ पे ये क्लोज नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, मतलब क्लोज मतलब होगा कि करंट आपका फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे बीच में जो डॉट दे रखी है ना, अगर ये नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो अभी के लिए स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपका करंट उस टाइम फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, तो आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0.5 एम्पियर है। फिर आपको बोला यहाँ पे कि इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम आपको दे दिया यहाँ पे 10 मिनट्स, ठीक है। अब मिनट्स में आपको दे रखा है, बार बार मैंने बोला है कि इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 10 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसको यहाँ पे इंटू में कर दो 60। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 600 सेकंड, है ना। अब आपके पास आई आ गया, टी आ गया, आपसे पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट कितना होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, आई होता है आपका यहाँ पे क्यू अपॉन टी। अब इस फॉर्मूले को क्यू के रिस्पेक्ट में बना दो, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू टी। आई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0.5, और टी आपको दे रखा है यहाँ पे 600, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे ये जीरो से आपका ये पॉइंट हट जाएगा। 5 इंटू 6 आप करोगे यहाँ पे 30 आएगा, और एक जीरो आपका अलग से लगा है तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 कुलम आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे बहुत इजी, आपका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सच आपके लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आगे चल लेते हैं। आगे आपको दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा जब हम अलग अलग वायर्स बेसिकली हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे वी से, ठीक है। वोल्टेज आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे वोल्टेज से भी कभी कभी यहाँ पे हम बोल देते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है, और डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे वी से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, वी से। अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। इसका मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी जो आपके चार्ज होते हैं, ठीक है, वो कभी भी खुद से फ्लो नहीं करते, उसको फ्लो कराता कौन है, तो वो अब यहाँ पे आपको इस टॉपिक में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे जैसे आगे दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो बेसिकली इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके ना डिफरेंस आने की वजह से आपके ना मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपके यहाँ पे फ्लो करते हैं, है ना। जो आपके यहाँ पे चार्ज जो आपका बेसिकली रहता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन होती है, जो हम यहाँ पे अभी ऊपर पढ़ के आए थे। तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर आगे आपको दिया है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय द बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अब ये जो पोटेंशियल आया, ठीक है, जो यहाँ पे डिफरेंस आया पोटेंशियल में, ये आपका यहाँ पे बैटरी की वजह से भी हो सकता है, इंडिविजुअल सेल की वजह से भी हो सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दी जा रही है। बैटरी मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और दूसरी तरफ आपका हो गया यहाँ पे इंडिविजुअल सेल, ठीक है, सिर्फ एक सेल है। तो ये दोनों की वजह से ही आपका यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है पोटेंशियल में। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे जो सेल है ना, बेसिकली आप देखोगे कि वो उसके पास होते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। सेल के अंदर आपको देखने को लिए सेल बोल लो या बैटरी बोल लो, क्योंकि बैटरी खुद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो दोनों के पास आपकी होती है यहाँ पे केमिकल एनर्जी। ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो आपके सेल और बैटरी है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये केमिकल एक्शन की वजह से ही आपको ना डिफरेंस क्रिएट होता हुआ मिलता है यहाँ पे इनके बीच में, ठीक है। सेल बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केमिकल एक्शन की वजह से सेल के अंदर ही आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सेल के दोनों टर्मिनल पे। जो मैंने आपको टर्मिनल बना के दिखाया था ना ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो उन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें इस केमिकल एक्शन की वजह से सेल के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सेल के टर्मिनल्स के बीच में। तो इसकी वजह से ही आपके यहाँ पे जो करंट होता है वो आपका फ्लो करता है।
तो इसलिए आपका ऊपर लिखा था कि आपका कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज खुद से फ्लो नहीं करता है, वो इस तरीके से फ्लो करता है कि जो आपका केमिकल एक्शन हो रहा होता है ना सेल के अंदर, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आपके दोनों सेल के टर्मिनल्स पे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे, और इसी की वजह से आपका यहाँ पे जो करंट है वो आपका बेसिकली यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर हम आगे चल लेते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको प्लीज यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। डब्ल्यू आपका वर्क डन है, ये यहाँ पे ऊपर इसको अच्छे से यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक। फिर हम आगे चल लेते हैं। और तो आगे आपको दे रखा है कि किसके नाम पे रखा गया है, तो वो आप जरूर यहाँ पे बस नाम एक बार देख लेना, वो आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। बाकी अब देखो ये वही सेम चीज वापस आ जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, वोल्ट आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। अब वोल्ट का एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए, वो आपका होता है यहाँ पे वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मतलब आपका यहाँ पे होता है इसकी एसआई यूनिट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि हम वी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसी की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे वोल्ट, ठीक है। इसी की एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे, वोल्ट होती है। वहीं पे आपका जो वर्क डन है, वर्क डन की एसआई यूनिट हमने यहाँ पे पिछले में यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे 10th क्लास भी करा था, वहाँ पे वर्क एनर्जी हमने पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे देखा था उसकी होती है यहाँ पे जूल, ठीक है, क्योंकि वर्क भी आपका एक तरीके की एनर्जी है, ठीक। मतलब आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो। फिर उसके अलावा फिर हम देखेंगे यहाँ पे चार्ज। चार्ज अभी हमने यहाँ पे देखा, इसका आपका यहाँ पे है कुलम, ठीक है। अब यहाँ पे वही मतलब हो गया, अगर आपसे बोलता है कि 1 वोल्ट जो है वो यहाँ पे कितना आपका इक्वल किसके है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट जो है आपका 1 जूल पर 1 कुलम के इक्वल रहेगा, ठीक है। मतलब बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मुला तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो फॉर्मुला ही है। उसके बाद बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी एसआई यूनिट क्या क्या है। उसके बाद तो आपका यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा कि यहाँ पे एक अगर वोल्ट का पूछा जा रहा है कि कितना यहाँ पे वो कर रहा है, तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पे 1 जूल अपॉन 1 कुलम, ठीक है। तो ये बस आपका यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे चीज है जो आपसे जनरली पूछी तो नहीं जाती है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको यही पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे आपका आ जाएगा वोल्ट मीटर, जो आप यहाँ पे यूज करते हो इसको मेजर करने के लिए। अब जैसे है ना आपको यहाँ पे बताया कि इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, तो उसी से यहाँ पे इसका नाम रखा गया है यहाँ पे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसके थ्रू आप बहुत ज्यादा इजीली यहाँ पे ये चीज याद रख सकते हो। फिर वोल्ट मीटर आपका पैरेलली कनेक्ट होता है, जैसे आपका एमीटर था वो आपका सीरीज में कनेक्ट हो रहा था, ये आपका पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप आगे चलो, यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे चार्ज दे रखा है 2 कुलम। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका यहाँ पे वी है, जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका होता है यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चार्ज दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब आपसे यहाँ पे वर्क पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि हाउ मच वर्क है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को चेंज करो तो वी इंटू क्यू बन जाएगा। यहाँ पे ये आपको वी दे रखा है यहाँ पे 12, और चार्ज आपको दे रखा है यहाँ पे 2, तो इस हिसाब से आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क की एस यूनिट क्या होती है, यहाँ पे जूल होती है, तो आपको यहाँ पे जूल भी लगा लेना है। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि सर्किट डायग्राम में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे आपके बैटरी वगैरह प्लग्स की, मतलब जिसको हम स्विच बोल रहे हैं, फिर आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपके कुछ होते हैं, आपकी वायर्स वगैरह होती है, ये सब आपका यहाँ पे यूज होता है एक सर्किट डायग्राम में, ठीक है। और इनके ना एक पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जिनका हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो सिंबल्स हम लोग जनरली सर्किट में बनाते टाइम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उनको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे मैंने सेल का यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था, इस ये बेसिकली आपका कन्वेंशनल सिंबल है आपका इलेक्ट्रिक सेल का, ठीक है। ये आपका एक इंडिविजुअल सेल का एग्जांपल है। ये आपकी एक बैटरी है जिसमें 3 अलग अलग सेल है, और 3 सेल के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे बैटरी बताया गया है। अब देखो यहाँ पे 2 सेल की कॉम्बिनेशन भी बैटरी हो सकती है, 3 सेल की भी, और n नंबर ऑफ सेल की भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैटरी हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये आपका ओपन स्विच है, ये आपका क्लोज स्विच है जिसको हम लोग प्लग की बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दे रखा है वायर ज्वाइंट, ठीक है। अब देखो कभी कभी ना सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दे देता है, हम अब जैसे मानो ये आपका रजिस्टर है, जैसे आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है ये आपका रजिस्टर है, जिगजैग बनाते हो, ठीक। और फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मान लो हम सिर्फ रजिस्टर ही लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये बताना है कि करंट किसमें कितना फ्लो हो रहा है। तो उसमें ना जब आप ये डॉट लगाते हो ना, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका करंट इधर भी जाने वाला है आधा, और आधा इधर भी जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे डॉट लगी है। वहीं पे अगर मान लो आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाओगे। मतलब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाओगे कि आपका यहाँ पे वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे ये करंट आई फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे,
तो ये इस वाली वायर में नहीं जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट है तो आप कैसे शो करोगे, आप डॉट बना दोगे वहां पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों सिंबल समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको हेल्प करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, सर्किट में वगैरह। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर बल्ब को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे जिगजैग करके हम लोग बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जिगजैग में ही आप एरो बना दो या ऊपर से इस तरीके से एरो बना दो, तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली आपका यूज होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस लाने के लिए, और इसी को ही आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो याद रखना, वैसे तो आपको ये टर्म देगा, ठीक है, रियोस्टेट देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि ये होता क्या है। तो याद रखना ये आपका सर्किट में ना वेरिएबल रेजिस्टेंस लाने के लिए रियोस्टेट को यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एमीटर आपका यहाँ पे बस याद रखना, सर्कल में ए लिख दोगे, एमीटर हो जाएगा, दो टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस। वही सेम चीज आपका वोल्टेज का होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर का होगा, जहाँ पे आप वी लिख दोगे अंदर। तो ये सब आपके यहाँ पे कन्वेंशनल सिंबल्स है जो आपको यहाँ पे सब याद रखने हैं। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओ। ठीक है, तो ये डॉट आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर देखो डॉट नहीं होगी ना, तो बहुत सारे डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना देगा। अब यहाँ पे अब ये मत समझना कि यहाँ पे अगर आई फ्लो हो रहा है तो इनमें फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे इनमें फ्लो करेगा, क्योंकि अगर ये फ्लो नहीं करवाना चाह रहे थे तो वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बहुत सारे आपके ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका ये डॉटेड नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना, या तो आपका कुछ इस तरीके से बना के दे देंगे ये लोग। ठीक है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आई अगर ऊपर से फॉलो हो रहा है तो इधर भी आई जाएगा, इधर भी आपका करंट फ्लो होगा। या तो आपको नॉर्मल कुछ इस तरीके से बना देंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि आई आपका इधर भी फ्लो करेगा और इधर भी फ्लो करेगा। अगर फ्लो नहीं करवाना है तो आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे प्लीज इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपका होता है यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वोल्टेज इक्वल्स टू, फिर आप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज बोलो, ये आपका करंट है, ये आपका रेजिस्टेंस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स के तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे रिसर्च वगैरह यहाँ पे आपको जानना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे ये वाली चीज रहेंगी कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि V इज इक्वल्स टू आई आर आपका होता है यहाँ पे फॉर्मूला। तो इससे आपको ये चीज पता चलेगी कि जो आपका V है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे करंट के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब ये है कि जब आप V को बढ़ाओगे तो आपका I भी बढ़ता है सर्किट में। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखो I, अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को ना I के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो तो आपका फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। इसका मतलब ये है कि जो आप जब आप I को बढ़ाओगे ना, तो आपका जो R है वो आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे याद रख लेना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, तो यहाँ पे याद रखना, अगर मान लो आप बोलते हो कि आपने करंट को डबल इंक्रीज किया, ठीक है, तो अगर जितना आप इसको इंक्रीज करोगे ना उतना ही यहाँ पे ये डिक्रीज होगा। अगर इसको आप दो गुना करोगे इंक्रीज, तो यहाँ पे ये दो गुना डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इसकी ऐसे यूनिट होती है, यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, ठीक है, आर जिससे हम डिनोट कर रहे हैं आर को। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, उसकी ऐसा यूनिट होती है यहाँ पे ओम। और इसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे आपको यहाँ पे मैंने आई के रिस्पेक्ट में बताया, V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसी को आप आर के रिस्पेक्ट में कर दो तो आर हो जाएगा आपका यहाँ पे V अपॉन आई, है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन आई, क्योंकि आपका I और R तो दोनों आपस में आपके क्या है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा आपका डिक्रीज करेगा। अब ये जो दोनों आपके यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आर का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमने यहाँ पे देख रखा है आर का आपका यहाँ पे ओम होता है। ठीक, फिर आपका जो वी है इसका आपकी यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की आई के आपके होते हैं यहाँ पे एम्पियर। तो यही वापस से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर 1 ओम आपका यहाँ पे पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 1 ओम आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है वो आपका इक्वल है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के। ठीक है, बस आपको यहाँ पे वन वन अलग से पुट कर दे, बाकी तो आपको यहाँ पे ऐसा यूनिट आ जाएंगी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जैसे आपको मैंने बता रखा है कि थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके करंट और रजिस्टर। ये आपको याद रखना है। अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर रहे हो तो यहाँ पे करंट आपका आधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वही सेम चीज जो आपको मैंने बताई थी कि जब आप करंट को दो गुना बढ़ा रहे हो ना, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी उतने ही गुना कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने दो गुना बढ़ाया, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2R कर दिया, तो जो करंट आपका आएगा वो भी तो I/2 ही होगा ना, मतलब ये दो गुना ही तो कम हो रहा है ना, मतलब एक तरीके से हाफ बन जा रहा है ना वो।
ठीक है? मतलब यहाँ पे आप समझ जाओ कि मैं उस हिसाब से 2 गुना बोल रहा था, वैसे 2 गुना नहीं है, पर उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे ये 2 टाइम्स बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपका 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है? नाउ आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, वो बेसिकली आपका गुड कंडक्टर के लिए हमेशा लो रेजिस्टेंस रहता है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे आपका जो इंसुलेटर के टाइप पे आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका हाई रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपकी 4 लाइनें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है कि आपका गुड कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस आपका कम रहता है, वहीं पे आपका जो इंसुलेटर है उसके लिए रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है कि फैक्टर्स, जो कि आपके यहाँ पे ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है? तो रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये आपको बता रहा है। अब देखो पहली लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू वन हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अब देखो इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस किस के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पे ये डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आर आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है? रो आपका होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ठीक है? इसको हम रो से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एल आपका है यहाँ पे लेंथ ऑफ दी वायर, ए आपका है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे आर जो है ये आपका इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, होता है जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस। पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा आपका एरिया रहेगा उतना ही कम आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है? ये दोनों आपस में उल्टे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि आपके ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो आपको यहाँ पे भी दे रखा है, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और आपका यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है? जो आपका रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर भी। ठीक, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये 3 पता चल गए। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि एमीटर आपका क्या बताता है, ये आपको बताता है यहाँ पे करंट, ठीक है? ये हमने यहाँ पे देखा। अभी हमने ऊपर ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। जब हम आई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला निकालते हुए देखा था, जहाँ पे हमने देखा कि जब हम आई को डबल कर रहे थे तो आपका रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा था, या फिर जब आप आर को डबल करोगे तो आपका आपका हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें यहाँ पे अपोजिट केस देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि आपने यहाँ पे ये देखा कि आपका आर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे लेंथ के, तो इसका मतलब ये हो गया, जब आपने यहाँ पे लेंथ डबल करी, ठीक है? जब आप लेंथ डबल करोगे तो आपका आर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जब आपको यहाँ पे बोला इसने कि लेंथ आपने डबल करी इस सेकेंड लाइन में, तो आपका यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आर भी आपका क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे नीचे कंडीशन यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा इसके अकॉर्डिंग, है ना? अब जैसे ही आपका यहाँ पे ये आर डबल हुआ, अब क्योंकि एमीटर जो है वो करंट की रीडिंग बताता है, तो एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे I/2 हो जाएगी, मतलब जो करंट होगा उसका आधा हो जाएगा, डिक्रीज, तभी तो उसने बोला कि डिक्रीज वन हाफ हो जाएगी। तो यही आपका बेसिकली यहाँ पे समझना है कि पहली बात तो आपका लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे जितनी भी, उतना ही आपका आर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने डबल किया तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। अब क्योंकि हमने ओम्स लॉ में देखा था आई और आर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका आर डबल हुआ तो आई आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और क्योंकि एमीटर आपको करंट की ही रीडिंग देता है, तो इसका मतलब ये है जो वो रीडिंग देगा वो I/2 की देगा, ठीक है? मतलब जो करंट बन के आएगा, जो आपका हाफ हो जा रहा है उसी की रीडिंग देगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे आ रहा है कि एमीटर रीडिंग आपकी वन हाफ रह रही है, ठीक है? तो यही बस आपको यहाँ पे समझाना था, इसके अकॉर्डिंग ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसी में आपको दे रखा है आगे कि एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन द थिक वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि जो आपका एमीटर रीडिंग है ये आपका इंक्रीज होता है जब आप यहाँ पे एक मोटी वायर ले लेते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे सेम लेंथ की ले लेते हो, तो ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि जो चेंज है आपका एमीटर के अंदर, एमीटर रीडिंग में, वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हो। जो आपकी यहाँ पे वायर है, अगर अलग अलग मटेरियल की वायर होगी, भले सेम लेंथ की हो पर अलग अलग मटेरियल की होगी, क्योंकि उसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे उसकी वजह से अभी आपका यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलता है एमीटर में, क्योंकि आपकी रेजिस्टिविटी आपकी चेंज हो रही है, और रेजिस्टिविटी भी आपकी एक तरीके से रेजिस्टेंस से यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे करंट में भी चेंज देखने को मिलता है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे बताइए, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने यहाँ पे नीचे देखा कि आपका आर जो है वो आपका यहाँ पे डायरेक्ट ये आपका इक्वल रहता है रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे जो रो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे इससे, रो से, ठीक है? इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये आपका होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ठीक है? इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ठीक है? रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है यहाँ पे ओम मीटर, अगर हम बात करें एसआई में। वहीं पे अगर आप सीजीएस में बोलोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आ रखा है, तो यहाँ पे आ रखना ओम सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि सीजीएस क्या है आपका, ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम, ये सेकेंड, है ना? वहीं पे आपका एक यूनिट आपकी होती है सिस्टम ऑफ यूनिट में एमकेएस, मीटर, केजी और सेकेंड।
फिर आपकी यहाँ पे एक होती है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये होता है फुट, ये पाउंड और ये आपका सेकंड। तो सेकंड तो आपका हर एक में कॉमन ही होता है। तो इस तरीके से अगर आपसे अलग अलग यूनिट पे पूछा जाए तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि मेटल्स और अलॉय की कितनी यहाँ पे रेजिस्टिविटी की रेंज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपकी अब यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि गुड कंडक्टर्स, यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मेटल्स और अलॉय होते हैं वो बेसिकली आपको पता है यहाँ पे कि गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब आपके कंडक्टर्स हैं, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे ये टेबल भी दे रखा है, इसमें भी आप ये चीज मैच कर पाओगे। तो उनकी रेंज आपको दे रखी है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इंसुलेटर जो होते हैं उनकी आपको रेंज दे रखी है कि कितनी रहती है, और ये आपके बैड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंसुलेटर है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हो गए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ये दोनों ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में, तो ये आपको यहाँ पे जरूर याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलॉयज होते हैं ना, वो एलॉय आपकी क्योंकि हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं, तो उसको झेल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर जो आपके इलेक्ट्रिक आपके यहाँ पे जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उसमें यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन को यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि यहाँ पे जो फिलामेंट बना होता है वो आपका टंगस्टन से बना होता है। तो फिलामेंट का काम होता है कि जितना वो ज्यादा हीट करेगा उतना ही वो बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। तो आपका क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए उसको यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ फिलामेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके ज्यादातर यूज होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में। वहीं पे कॉपर और एल्यूमिनियम तो आपका कंडक्टर के केस में आ जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। फिर जैसे आपका निक्रोम है, निक्रोम आपका इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज होता है हीटिंग इफेक्ट को देने के लिए, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखा है, इसको आप जरूर एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। now अगले पेज पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है दो पार्ट्स में दे रखा है, यहाँ पे ए है और ये आपका यहाँ पे बी है, ठीक है। हमें यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 1200 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका करंट कितना होगा, तो आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला, ठीक है, ओम्स लॉ। फिर आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, करंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देना है, तो V अपॉन आर हो जाएगा। V हमें दे रखा है यहाँ पे 220, R हमें यहाँ पे दे रखा है 1200। इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.18 एम्पियर, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको बस आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरा आपको बोल दिया है यहाँ पे कि हाउ मच करंट, यहाँ पे भी आपको दूसरे में ही करंट बताना है। बस यहाँ पे क्या चेंज करा है इन्होंने कि आपका वोल्टेज तो सेम है, पर इन्होंने रेजिस्टेंस को यहाँ पे 1200 ओम की जगह 100 ओम कर दिया। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला ही रहेगा, बस यहाँ पे 220 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे बीच में आपका आ जाएगा यहाँ पे 2.2, ठीक है। यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे 2.2 आपका यहाँ पे एम्पियर बी वाले का आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देखो आपको दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, ये आपको दे रखा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है वी 60 वी, ठीक है, 60 वोल्ट। तो वी आपको दे दिया यहाँ पे 60 वोल्ट। फिर आपको यहाँ पे करंट दिया है यहाँ पे 4 एम्पियर का, करंट आपको दे दिया यहाँ पे 4 एम्पियर का। अब इसके बाद आप यहाँ पे पहले आर निकाल लो, V इज इक्वल्स टू आई आर से आपका फॉर्मूला आप आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो V अपॉन आई बन जाएगा। 60 अपॉन 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 15 ओम, ठीक है। तो ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। फिर देखो आगे आपसे बोला है कि व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। मतलब यहाँ पे V और I और R हमें ये जो तीनों वैल्यू पता है। अब इसने ये बोला कि अब V की जो वैल्यू हो गई वो अब आपकी हो गई यहाँ पे 120 वोल्ट, ठीक है। और R की वैल्यू आपकी यहाँ पे जो हमने निकाली यही रहेगी, क्योंकि हमसे यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि करंट कितना होगा, ठीक है। व्हाट करंट विल बी, ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो V और R हमें यहाँ पे पता चल गए। करंट के रिस्पेक्ट में आप इसको फॉर्मूले को कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 120 अपॉन 15। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 एम्पियर। तो बस आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बस फॉर्मूले पे ऊपर वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे वही चीज आपसे बस बार बार पूछी जा रही है। अब तीसरा वाले हम और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पेज का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखोगे आपको यहाँ पे दे रखा है 1 मीटर की आपकी लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस आपको 26 ओम दे रखा है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 0.3 mm। आपसे यहाँ पे पूछा है कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था R इज इक्वल्स टू रो आपकी होती है रेजिस्टिविटी L अपॉन ए, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख रखा था। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने से पहले, जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि हमें यहाँ पे इसकी जो एसआई यूनिट्स हैं यहाँ पे उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपका आर की जो वैल्यू है वो तो आपको 26 ओम एकदम यहाँ पे दे रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आर तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा आर हमारा यहाँ पे यही रहेगा क्योंकि ओम में ही आपको दे रखा है। फिर जो आपका डी आपको जो दे रखा है 0.3 mm,
तो डायमीटर है, डायमीटर जैसे आपको पता होगा यहाँ पे मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है? जो आपकी वायर्स होती है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एरिया भी निकालते हैं तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है? ये पूरी लेंथ है ना, ये आपका सेंटर है यहाँ पे ओ। अब रेडियस मतलब हो गया यहाँ पे ओ से लेके मान लो हम इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको हम ए बोल देते हैं। तो जो डायमीटर है वो आपका पूरा ए से बी तक है, पर जो रेडियस है वो आपका ओ से बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। या तो आप ये रिलेशन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, ठीक है? आप ये 2 रेडिएशन आप यहाँ पे 2 रिलेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो आगे क्या करना है कि हमें क्योंकि रेजिस्टिविटी बोली जा रही है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स पे यहाँ पे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रो आपका यहाँ पे रो के रिस्पेक्ट में आप करोगे, आर आपका यहाँ पे ऊपर ही है, ए आपका अब ऊपर चला जाएगा और ए आपका एल जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, है ना? रो के रिस्पेक्ट में करोगे तो एल नीचे और ओ उधर जाके वो ऊपर हो जाएगा मतलब ए। तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। अब जो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका डी की वैल्यू एमएम में दे रखी थी, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर मतलब हो गया यहाँ पे 0.3 इंटू 10⁻³ होता है। अब इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट को भी हटा दिया। इस पॉइंट को हटाने पे अब यहाँ पे इनके पास ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है? तो आई होप कि अब ये समझ गए हो, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे -4 आया। ठीक है? तो पहले मिलीमीटर था, मिलीमीटर जैसे मैंने आपको पहले बोला -3 माइक्रो -6 नैनो -9। ज़्यादातर यही 3 वैल्यू दी जाती है या फिर एंगस्ट्रॉम दे देगा -10, ठीक है? पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली और माइक्रो ही दी जाती है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका -4 निकल के आ गया। लेंथ आपको मीटर में ही दे रखी है, जो आपकी यूनिट भी होती है ऐसे यूनिट लेंथ की, वो आपकी होती है मीटर, तो एकदम यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि एरिया हम लोग बेसिकली यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं, पर हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो हमें यहाँ पे डी की दे रखी है, डायमीटर की दे रखी है, और हमने यहाँ पे ये 2 रिलेशन भी निकाले थे। अब यहाँ पे आप क्या करो कि पाई आर स्क्वायर को, ठीक है, आप यहाँ पे आर की जगह ये d/2 की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा d/2 और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे ये पाई डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया एरिया, ठीक है? ये आपका निकल के आ गया एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? अब अगर आप इसको पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रो आर आपका ये हो गया, ठीक है? एल आपका यहाँ पे ये है, अपॉन में आपका एरिया जो आपने निकाला पाई डी स्क्वायर अपॉन में आपका आ गया यहाँ पे 4, ठीक है? तो आपका यहाँ पे कुछ ये आपका बना यहाँ पे जो बना, ठीक है? आंसर में। अब देखो इसके रिलेटेड अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे क्या होगा ना, एक सेकंड रुको, आपका ए ऊपर की तरफ है ना, हमने यहाँ पे रो की जगह हमने यहाँ मतलब आर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया है ना, तो रो के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो ए आपका ऊपर है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, और नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा एल, ठीक है? हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी है, 4 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा रो इज इक्वल्स टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा आपका यहाँ पे 4l, ठीक है? अब यही आप यहाँ पे सॉल्व करो, एल की जगह आप 1 यहाँ पे पुट कर दोगे, पाई की जगह आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, और आर की भी वैल्यू आपको दे रखी है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है बस, ठीक है? जो मुझे यहाँ पे बताना था बस यही बताना था। पहली बात तो आपको सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। कैसे आपका 10⁻⁴ आया ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि मिली आपका 10⁻³ होता है। अब इन्होंने पॉइंट को भी हटा दिया, इसलिए यहाँ पे ये 3 इंटू 10⁻⁴ हो गया। ठीक है? ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे, पहले इसको कन्वर्ट कर लिया हमने एसआई यूनिट में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि डायमीटर और रेडियस में यहाँ पे क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो सर्कुलर वायर होती है, मतलब वायर जो आपकी होती है, उसका एरिया बेसिकली सर्कुलर होता है, ठीक है? तो उसमें आपका पाई आर स्क्वायर हमेशा यहाँ पे एरिया बनेगा। अब उसमें हमने यहाँ पे 2 रिलेशन देखे कि आपका जो r है वो आपका या तो d/2 आप बोल सकते हो एक रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि डायमीटर आपका 2 गुना होता है रेडियस के। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो आपका होता है, r का एरिया का स्क्वायर होता है, और हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा था वैल्यू में, तो हमने क्या किया कि r की जगह ना d/2 जो हमारी रिलेशन निकल के आई थी, r जो होता है आपका डायमीटर का आधा होता है, तो वो जो आधे वाला वैल्यू है d/2, वो हमने r की जगह पुट किया, तो वहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आई एरिया की पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। वही सेम वैल्यू फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दी, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे ये निकल के आ गया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई हो। फिर आगे हम चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। हमें यहाँ पे दिया है कि अ वायर गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एल हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पे ए दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 4 ओम दे रखा है। फिर हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ l/2 और एरिया आपका 2a। अब देखो यहाँ से हमने देखा था कि आपका आर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो आपका रो l/a है ना, ये फॉर्मूला आपका है, तो इसको हम ले लेते हैं पहली इक्वेशन, ठीक है? इसके हमने यहाँ पे ले ली पहली इक्वेशन, हमने यहाँ पे इसको मान लिया।
फिर हमने दिया यहाँ पे आर डैश। अब आर डैश में आप यहाँ पे वो लो जो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि लेंथ आपकी हो गई आधी, तो आप क्या करो, रो लो, L/2 लिख दो, और ए इन्होंने बोला यहाँ पे हो गया यहाँ पे ट्वाइस, ठीक है, एरिया आपका हो गया ट्वाइस। अब इसको आप ले लो सेकेंड, ठीक है। अब जो ये रो है यहाँ पे, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे कैंसल आउट, ठीक है, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कैंसल आउट। फिर आप क्या करो, अब इनको ना आपस में यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाओगे। अब जैसे यहाँ पे L/2 है, अब ये 2 नीचे आएगा, आपका ये हो जाएगा 4a। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 4a, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी L/4a, और आर की जो वैल्यू आएगी वो L/a रहेगी, ठीक है। अब आप क्या करो यहाँ पे कि R/r डैश कर दो, ठीक है, R1 R2 भी लिख सकते हो वैसे तो सिंपल टर्म्स में, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी R की वैल्यू L/a थी, यहाँ पे L/4a थी, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, अब यहाँ पे a को आप नीचे ले जाओगे और 4a आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो R बाय R डैश की जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, आएगी यहाँ पे L इंटू, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4a अपॉन में आपका L इंटू ए, ठीक है। अब a से a आपका यहाँ पे L L ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका R बाय R डैश की जो वैल्यू आएगी, ये आपकी आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 4/1, ठीक है, ये आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 4/1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे R की वैल्यू है ना, ये आपकी जो नई R की वैल्यू है वो यहाँ पे 4 गुना है, ठीक है। कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, सॉल्व करना चाहो जैसे हमने सॉल्व किया ये भी आप कर सकते हो। वही सेम चीज आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका यहाँ पे R1 लिया है ना, R1 हमने ये वाला जो हमने R लिया है ये इनका R1 है, और जो मैंने R डैश लिया है इनका ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 4R2 निकल के आएगी, तो यही चीज आपको यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही हो। तो इसलिए हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा यहाँ पे न्यू वायर का, वो हमारा यहाँ पे 1 ओम निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना रेजिस्टेंस था वो 4 गुना है आपके यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस है उसके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आप इजिली यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। फिर अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो किस सिस्टम में कनेक्टेड है, सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो इसको समझाने के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना कि दो ही मेथड होते हैं, सीरीज और आपका पैरेलल, ठीक है। अब ये जो मेथड आपको दे रखा है, अगर आप देखो यहाँ पे जो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। अब ये आपका ना एक लाइन में कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से एक लाइन में कनेक्टेड है, तो ये आपका बोला जाता है यहाँ पे सीरीज, ठीक है। ये सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं पे अगर आप ये नीचे देखोगे यहाँ पे, तो ये एक के नीचे एक कनेक्टेड और पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल मतलब क्या होता है, ऐसे लाइन पास होती है ना एक दूसरे के, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे भी जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। तो इसलिए इनको बोला गया यहाँ पे कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है। पर यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्टेड है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये सही समझ में आ गई हो कि रेजिस्टेंस आपके दो तरीके से कनेक्ट होते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में, और कैसे कनेक्ट होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज समझना है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो जो आपका ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ना, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो आपको याद रखना है कि इसमें ना जो करंट रहता है, कोई भी रेजिस्टेंस में आपको अगर करंट पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर वाला। तो अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस पे करंट पूछा जाता है, हमेशा याद रखना कि आई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मान लो अगर आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 एम्पियर है, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो R1 में भी 2 एम्पियर जाएगा, R2 में भी 2 एम्पियर जाएगा और R3 में भी 2 ही एम्पियर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होता है। फिर वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये आपका हर आर में आपका अलग अलग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका हर आर में क्या आएगा, यहाँ पे ये अलग अलग आएगा, ये आपको यहाँ पे आ रखना है। वहीं पे अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे जो आई होगा ये आपका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आई आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पे ये वी है ये आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा हर एक आर में, क्योंकि आई क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने आई दिया, अब यहाँ पे ये तीन अलग वायर की तरफ आपका यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये I1 बन गया, यहाँ पे ये I2 बन गया, यहाँ पे ये I3 बन गया। मतलब ये जो करंट है जो यहाँ पे फ्लो हो रहा था, अब ये तीन हिस्सों में आपका डिवाइड हो गया, जो I1 I2 I3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्योंकि पैरेलल में है इसलिए आपका आई डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है इधर, पर वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा यहाँ पे इन तीनों में। और जो टोटल वोल्टेज है ना, वो इन तीनों के सम करोगे जब वोल्टेज का, तो वो इक्वल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी और इस पर्टिकुलर केस में भी। जो आपका यहाँ पे टोटल वोल्टेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे V आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सेम हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज रहेगा वही तीनों में सेम रहेगा। पर ऊपर वाले में क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें कुछ अलग आपका यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा। पर जो टोटल रहेगा, ठीक है, जो भी आपका V टोटल रहेगा, वो आपका V1 प्लस V2
प्लस V3 रहेगा। मतलब जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो ही आपका यहाँ पे बेसिकली तीनों में डिवाइड हो रहा है। तो जब आप तीनों के वोल्टेज को सम करोगे तो वो आपका इक्वल आएगा टोटल वोल्टेज के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे नीचे भी दे रखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया ना वो आपको यहाँ पे याद रखना है, कि आपका यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, आपका यहाँ पे सेम रहता है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, और वोल्टेज आपका डिवाइड रह जाता है। तो जिसकी वजह से आप ये फॉर्मूला बनाओगे जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी किया, कि आपका जो वोल्टेज रहेगा ये आपका टोटल वोल्टेज है, क्योंकि अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो जितने भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, उतने ही आपके वोल्टेज रहेगा V1 V2। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो V1 V2 V3, 4 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन चारों में इंडिविजुअली जो भी वोल्टेज रहेगा वो आपका टोटल वोल्टेज के इक्वल रहेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इन्होंने यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज किया। अब ओम्स लॉ में इन्होंने क्या किया कि जैसे हमने देखा कि V आपका IR होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि V1, जैसे मैंने बोला कि आपका वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो V1 आपका हो गया। V1 में आप यहाँ पे देखोगे कि आपका I क्या है, I तो आपका सेम रहता है, इसमें 1 2 3 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि I आपका यहाँ पे सीरीज में हमेशा सेम रहता है। पर रेजिस्टेंस में आप R1 लगाओगे, क्योंकि R1 में आप वोल्टेज 1 आपका अलग आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से V2 में आप I और R2 लगाओगे। R2 मतलब हो गया रेजिस्टेंस सेकंड में, सेकंड रेजिस्टेंस में आपका जो वोल्टेज है दूसरा वाला वो आपका अलग आएगा, क्योंकि वोल्टेज आपका यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे V में और R में 1 2 इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया, और I में नहीं लगाया क्योंकि I हमारा यहाँ पे सिमिलर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप 1 2 3 तीनों को जब आप ऐड करोगे, तो V की वैल्यू तो आप क्या है यहाँ पे IR, फिर उसके बाद V1 V2 V3, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस थे तो हमने यहाँ पे तीनों को इक्वल रखा। तो उससे हमें ये पता चला कि I तो आपका कांस्टेंट ही रह रहा है, क्योंकि वो आपकी सेम वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे सबसे I हटा दिया, और इसलिए हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई यहाँ पे रेजिस्टेंस की। कि अगर आपसे कभी भी सीरीज में रेजिस्टेंस आपको दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वहां तक। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आपको सीरीज में रेजिस्टेंस दिया जाता है, तो उसमें कभी भी अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, टोटल रेजिस्टेंस पूछे, तो जितना भी आपको यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे रखा है ना, सबको बस आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया कि R1 की वैल्यू आपकी दे रखी है, मान लो यहाँ पे 1 ओम, R2 दे दिया यहाँ पे 2 ओम, और 3 ओम दे दिया यहाँ पे तीसरा रजिस्टर। ठीक है, और ये बोल दिया यहाँ पे कि ये तीनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो यहाँ पे अगर आपको आर ई क्यू निकालना पड़े, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़े, या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हो इसको, निकालना पड़े, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 + 2 + 3 कर दोगे। तो ये आपके पास यहाँ पे 6 ओम, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्टली आपको बस सम करना है, जब भी आपको सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तब, और आपको पूछा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, और ये जो हमने किया ये बेसिकली इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, आप क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। आपको जो दे रखा है वो देख लेते हैं। तो पहले आपको रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 20 ओम का, फिर आपको एक कंडक्टर दे रखा है यहाँ पे 4 ओम का। ठीक है, और फिर आपको बोला है कि ये कनेक्टेड है यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो पहला आपको बोला कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है ए में। तो यहाँ पे अगर आप देखते जाओगे तो हमने यहाँ पे R1 देखा 20 ओम, फिर आपका जो कंडक्टर था 4 ओम है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 20 + 4, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ा था कि अगर आपके यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उनको यहाँ पे बस डायरेक्टली आप सम कर दोगे। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी थी। 20 + 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 24। फिर आगे आपको देखोगे यहाँ पे बी में आपसे पूछा कि आपको अब करंट बताना है कितना फ्लो होगा। ठीक, तो अब इसमें अगर आप देखो यहाँ पे वी की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पे इन्होंने 6। ठीक है, आर आपका निकल के आया यहाँ पे 24। अब 24 आपका टोटल लोगे आप। ठीक है, ऐसे नहीं होगे कि सिर्फ 20 ले लिया, सिर्फ 4 ले लिया, आप यहाँ पे क्या लोगे, आप 24 कंप्लीट लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। फिर आप ओम्स लॉ आप यहाँ पे आई के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे इधर आंसर हो गया। फिर आगे आप देखो यहाँ पे आगे और भी हमें कुछ पूछ रखा होगा। हाँ, तो सी हमसे देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और आपके कंडक्टर में। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, अब यहाँ पे जैसे हम बोला ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो आई तो आपका यहाँ पे सेम ही है, पर जो आपका वी है वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वी क्या हो गया आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये अभी हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा था। अब इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में सेपरेटली कितना यहाँ पे आपका वोल्टेज रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब इसमें आप क्या करो, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर हमने यहाँ पे देखा था। तो हमने ऊपर देखा कि V1 आपका हो जाए यहाँ पे IR1। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आएगी यहाँ पे नीचे 0.25। ठीक है, 0.25 हमारे पास यहाँ पे निकल के आई। R1 की वैल्यू हमें पता है, इस अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये हमें दे रखा है यहाँ पे 4, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, वहीं पे आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ पे 20 ओम।
फिर आप यहाँ पे मान लो इसको आप V2 ले रहे हो, तो आप यहाँ पे कर दो आई आर टू। आर टू की वैल्यू हमने यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हमने यहाँ पे ले ली ये दूसरी वाली 20, ठीक है, तो 20 हो गई। आई की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 0.25, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास V2 भी आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे V2 को 20 लेके चल रहे हैं, ठीक है, R2 को 20 ले रहे हैं, R1 को 4 ले रहे हैं, वरना यहाँ पे अपोजिट भी कर सकते हो, R1 को आप 20 लेके R2 को आप 4 ले सकते हो, जिस भी तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। तो इनको आप जैसे इन्होंने देखो V1 में आपका यहाँ पे 20 आपका 20 ओम ले रखा था, ठीक है, R1 को, तो यहाँ पे 5 ओम निकल के आया, यहाँ पे 1 ओम निकल के आया, बस वही फॉर्मूले में पुट करना था, और तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग-अलग आपका क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या आपका वोल्टेज रहेगा, ये आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो इनको भूलना नहीं। और फॉर्मूले में अगर शॉर्टकट देखना हो, तो देखो शॉर्टकट ट्रिक याद रख लेना, सीरीज में जब भी आपको वोल्टेज 1 निकालना हो, तो आप क्या करोगे, R1 लोगे, R1 प्लस R2 ले लोगे, मतलब नीचे जितने भी रेजिस्टेंस है उतने आप ले लोगे और इंटू कर दोगे आप यहाँ पे V, ठीक है, टोटल वोल्टेज से। अगर आपको V2 निकालना होगा, तो आप R2 लोगे, और नीचे में आप यहाँ पे जितने भी आपको टोटल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे इस केस में V1 मतलब R1 और R2 दे रखा था, तो R1 प्लस R2 लिखोगे नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में, और इंटू कर दोगे आप यहाँ पे टोटल वोल्टेज से। तो ये आपका एक शॉर्टकट हो गया, वरना आप डायरेक्ट बस यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के भी आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो कि V1 V2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चलो मैं एक चीज बस चेंज कर दे रहा हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पे मैं एक चीज चेंज कर दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे ना 20 ओम वाले को ही R1 लेते हैं, ठीक है। 20 वाले को हम R1 लेंगे, तो 0.25 इंटू हो जाएगा आपका 20, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे 5 वोल्टेज। फिर V2 हमने लिया, उसमें आपको दे रखा था यहाँ पे आई R2 आपको दे रखा है वहाँ पे 4, तो 0.25 इंटू 4 कर दोगे, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। तो V2 और V1 कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सभी कुछ एक ही क्वेश्चन देके पूछ लिया है, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत होती है तो जरूर आप यहाँ पे पूछ भी लेना। ना अगले टॉपिक पे चलते, तो अगला टॉपिक हमें दे रही है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो रेजिस्टर्स है अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होता है, तो ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, बताया जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ऊपर वाले में हमने देखा कि जब अब आपके रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे यहाँ पे करना होता है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे R1 R2 R3 आपके पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो ये ही आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जब आपके रेजिस्टेंस आपके रजिस्टर जो है आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपको जैसे मैंने ऊपर बता रखा था, वैसे तो आपको यहाँ पे मैं वापस बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे अब पैरेलल में क्योंकि कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब आपके आर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, रजिस्टर आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो जो आई होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे दे दिया आई इज इक्वल टू I1 I2 I3 करके। वहीं पे जो आपका V होता है वो अब आपका यहाँ पे सेम हो जाता है, मतलब कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी रेजिस्टेंस पे चले जाओ। अब आई आपका डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ से आपका आई आएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कि 3 ओम की वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये 4 वायर में जा रही है, इधर भी 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 जा रही है। तो हर एक में जो आपकी यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी वो आपकी अलग अलग जाएगी, पर जो वोल्टेज आपका रहेगा वो यहाँ पे आपका सिमिलर रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा, कोई यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आपने जो आपका V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला था, ओम्स लॉ जो था, उसी में फिर आपने यहाँ पे चेंजेस करे। उसमें क्या चेंजेस करे, आपने आई के रिस्पेक्ट में आपने पहले तो फॉर्मूला बना दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको जैसे पता चला कि आपका आई डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपने क्या किया, I1 आपका हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन R1, R1 पे ही आपका I1 आएगा, ठीक है। फिर आपका I2 आया, वो आपका आपका हो गया यहाँ पे फॉर्मूला V अपॉन R2। फिर आपका जो I3 आया, ये आपका फॉर्मूला हो गया V अपॉन R3। अब क्योंकि अब आपके यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे आपको जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला दिया था ना, I इज इक्वल टू आप ऐसे लिखोगे, तो आपने इनको इस तरीके से लिखा, ठीक है। आपने क्या किया, I को लिखा यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 के फॉर्म में। अब जो आपके ये V है ना, ये तो आपके कांस्टेंट है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो आपका यहाँ पे I की जगह क्या आ गया, यहाँ पे I अपॉन 1 अपॉन R आ गया, क्योंकि I क्या है आपका यहाँ पे, I आपका है V अपॉन R। V को हम लोग लिख नहीं रहे हैं, तो 1 अपॉन R लिखा हमने। और ये आपका निकल के आ जाएगा सेम तरीके से 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये भी आपका एक तरीके फॉर्मूला है यहाँ पे, तो ये भी याद रखना कि जब भी आपको सीरीज की जगह पैरेलल में अगर कभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, तो आप इस तरीके से आप उनको यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो यहाँ पे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा अगर आपके रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप लिखोगे 1 अपॉन R आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर आपका हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस आपके जितने भी आपके यहाँ पे है 1 अपॉन RN तक, ठीक है। अगर 6 है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से 1 अपॉन R6 तक। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है जब आपके रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट होते हैं। सीरीज में क्या था, डायरेक्टली आपको बस सम कर देना था,
ठीक है? तो यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। पर इससे अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे आपको 3 रजिस्टर आपको दे रखे हैं R1, R2 और R3 और इन तीनों की आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। एक तो तरीका आपका यही हो गया, आप यहाँ पे निकालो 1 प्लस 5 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 करके, जो है जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक है? एक तरीका तो आपका यहाँ पे ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर जाओ, या तो आप ये कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे यूज करो, आपने यहाँ पे मैथ्स में ना टाइम एंड वर्क पढ़ रखा होगा, है ना? तो यहाँ पे आप क्या करो, आप लिखो एक तरफ यहाँ पे 5 10 30, जो आपको 3 रजिस्टर दे रखे हैं, रजिस्टर की यहाँ पे वैल्यू दे रखे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखी 5 10 और 30। ठीक है? अब इसके बाद आप क्या करो, इन तीनों का निकालो यहाँ पे एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो आपका आएगा यहाँ पे 30। ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप करो कि कितने से यहाँ पे ये 30 डिवाइड हो रहा है उस नंबर से। जैसे यहाँ पे जो 30 है वो 5 से कितने में डिवाइड होगा, 6 से, 10 से कितने में होगा, 3 से, 30 से कितने में होगा, यहाँ पे 1 से। फिर इन तीनों को सम कर दो, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10। अब ये जो टोटल आया, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस है ये, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, 30 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 10 से, तो ये आपके निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 ओम। तो ये डायरेक्ट आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे रजिस्टर की, जो यहाँ पे इन्होंने इतना लेकर यहाँ पे जाके निकाली है। ठीक है? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ये या तो आप इस तरीके से कर लो, सॉल्व करके एक-एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा ये है कि आप जो टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम मेथड पढ़ते हो, उसके थ्रू आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे 3 जगह आपने जो वैल्यू है वो लिखी, एलसीएम निकाला तीनों का, फिर कितने से वो जा रहा है मल्टीपल लिखा इस तरफ, उन सबको ऐड किया, क्योंकि आपके साथ टोटल ही पूछ रहा है ना, तो तीनों का आपको ऐड कर देना है। तो आपने फिर टोटल वर्क को आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, जो इसका यहाँ पे टोटल निकल के आया उससे। तो आपका यहाँ पे 3 ओम इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें याद रख लेनी है। फिर हम यहाँ पे देखो आगे चल लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, R1, R2, R3, R4, R5, इस तरीके से आपको 5 रजिस्टर दे रखे हैं, जिसमें से 2 आपके इधर हैं और 3 आपके इस तरफ है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये दोनों आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 है और आपकी 40 है। ठीक है? 10 है और आपकी यहाँ पे 40 है, तो आपने क्या किया, एलसीएम आपने 40 लिया। ये आपका 4 बार जा रहा है, ये आपका 1 बार जा रहा है, तो 5 से आप करोगे, 40/5 किया आपने, तो आपके पास निकल के आ गया यहाँ पे 8। ठीक है? जो पहले यहाँ पे निकल के आई, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 8। ठीक? तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे, तो आपका कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ये 8 ओम। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, तो आप ये अब यहाँ पे ये सिर्फ एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है? फिर अब आपके यहाँ पे ये जो 3 है, इनको भी आप सिमिलर तरीके से सॉल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 10 ओम। अब ये जो 8 ओम और ये 10 ओम है, अब इसको आप पैरेलल यहाँ पे जो है, आप इसको पैरेलल मत देखना। ठीक है? क्योंकि अब आपके यहाँ पे इस सीरीज में कनेक्टेड है। पैरेलल नहीं है, अब यहाँ पे ये इस तरीके से आपकी सीरीज में कनेक्टेड है। अब जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपका 8 प्लस 10 आपका 18 जो होगी, यहाँ पे वो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर जैसा आपको बोला जाए उस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर देना। ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि किसमें आपका आई डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें नहीं होता है। ये सब हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, कांस्टेंट वगैरह। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट। अब देखो, हीटिंग इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो जैसे आपको पता है यहाँ पे कि बैटरी और सेल जो होता है, वो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स है। ठीक। अब इसमें हमने यहाँ पे ये चीज देखी है यहाँ पे, कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक तरीके से आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे या तो करंट को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, या फिर आपके ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए होता है। ठीक है? तो जब आप यहाँ पे एनर्जी जब आप देखते हो जो आपकी यहाँ पे बन रही है, या तो आपके ऑब्जेक्ट को हीट कर रही होती है, या फिर आपके करंट जो आपका उसमें फ्लो हो रहा है उसको मेंटेन करके रख रही होती है। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। ठीक है? तो पहला आपकी एनर्जी, आधी एनर्जी तो आपकी मेंटेन करने में चली जाती है करंट को, जो मैंने आपको बताया। और जो दूसरी एनर्जी है, वो बेसिकली आपको दिख भी रहा होगा कि सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। जो आपको मैंने अभी बताया कि जो आपकी एनर्जी यहाँ पे बन रही है ना, वो दो तरीके से यूज हो रही है। एक तरीके से आपकी यूज होती है जहाँ पे आप करंट को मेंटेन करके रखते हो, जो आपको दे रखा है। और बची हुई आधी एनर्जी आपकी यूज होती है जहाँ पे आप टेम्परेचर जो है वो गैजेट का बढ़ा देते हो। ठीक है? उस एनर्जी की वजह से जो आपका टेम्परेचर होता है यहाँ पे गैजेट का, वो आपका बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप देखोगे कि आपका लैपटॉप क्योंकि चलता रहे, तो आपका एक तरीके से आधी एनर्जी उधर जा रही है। फिर आधी एनर्जी इस तरफ आएगी कि आप ज्यादा देर तक अगर आप यहाँ पे लैपटॉप चलाते जाओगे, तो आपका लैपटॉप जो है वो यहाँ पे हीट होना शुरू कर जाएगा। तो वो जो यहाँ पे हीट हो रहा है ना, वो भी आपका एनर्जी की वजह से ही हीट हो रहा है।
वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आधी एनर्जी बची है, वो बेसिकली यहाँ पे गैजेट को, जैसे इस केस में लैपटॉप है, उसको यहाँ पे हीट करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना। फिर आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आगे हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है? इसी को जो आपको यहाँ पे हीट कर रही है ना ऑब्जेक्ट को, वही इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो बस यहाँ पे इतना सा ही पॉइंट था जो आपको समझना था। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, कि जो पावर होता है, ठीक है? पावर आपका यहाँ पे जैसे पता होगा, पावर आपका बेसिकली होता है यहाँ पे V इंटू आई। अब आई को हम लोग क्या है यहाँ पे V इंटू क्यू अपॉन टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आई क्या होता है आपका यहाँ पे क्यू अपॉन टी होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना कि पावर की ये डेफिनेशन भी करेक्ट है और ये डेफिनेशन भी करेक्ट है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना कि पावर जो होता है आपका यहाँ पे V इंटू आई तो होता ही है, पर साथ ही साथ आई स्क्वायर आर हो गया, या फिर आपका वी स्क्वायर बाय आर हो गया। ये तीनों भी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, फॉर्मुलाज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि आपके एच की वैल्यू, एच आपका हो गया यहाँ पे हीट, ठीक है? हीट बोल लो, या फिर आपको दे देगा यहाँ पे एनर्जी लिख के भी दे सकता है, या फिर आपको ये हीट दे सकता है, ठीक है? हीट एनर्जी बोल देगा, या फिर एनर्जी बोल देगा, या फिर सिर्फ हीट दे देगा, ठीक है, लिख के। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है वी इंटू आई इंटू टी, ठीक है? तो ये भी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको यहाँ पे समझना है। फिर इसके अलावा आप आगे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो अब आपका ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, जो आपकी रियल में आपका जो हीटिंग इफेक्ट होता है, वो आपका निकल के आते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? ये आपकी निकल के क्या आती है? आई स्क्वायर आर टी। अब ये कैसे निकल के आई? जो हमने ऊपर पढ़ा वी आई टी, तो वी की जगह आपको पता है यहाँ पे ओम्स लॉ आप यूज करोगे तो आई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब इसी को आपने यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है? एच इज इक्वल्स टू वी आई टी में वी की जगह आपने आई आर पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा? एच आ जाएगा आपका यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है, और यही आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है? तो यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पी जो आपका होता है यहाँ पे वी आई होता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे क्या नोटिस करी थी, वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि आई आपका होता है क्यू इंटू क्यू अपॉन टी, ठीक है? तो चार्ज हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गया? आई इंटू टी हमारे यहाँ पे चार्ज निकल के आ गया, है ना? ये चार्ज आपका निकल के आ गया। तो यही बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पुट करा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, जिसकी वजह से हीट आपका वी आई टी में निकल के आया, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे वी आई टी निकल के आया, क्योंकि वर्क आपका होता है यहाँ पे वी आई टी, ठीक है? वी आई टी, वी की जगह आपने फिर आई आर पुट किया, जिसकी वजह से आपके पास वैल्यू निकल के आई आई स्क्वायर आर टी। और ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बाकी भी आपके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो वो भी आप जरूर यहाँ पे देखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपका डब्ल्यू अपॉन चार्ज होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है बहुत बार, ठीक है? तो इसी से आपका यहाँ पे जो डब्ल्यू है, वर्क जो है आपका वी इंटू क्यू निकल के आया। क्यू की जगह हमने यहाँ पे देखा आई इंटू टू टी होता है, तो ये इसलिए आपका यहाँ पे वी आई टी निकल के आया, ठीक है? और वर्क मतलब आपका होता है एनर्जी, इसी को आप यहाँ पे हीट ले सकते हो, ठीक है? तो ये इसलिए आपका यहाँ पे वीआईटी निकल के, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे आया, तो वो इस तरीके से आया, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, वर्क इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कर दिया। चार्ज का आपने यहाँ पे देखा था कि आई आपका होता है चार्ज अपॉन टी। अब चार्ज के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे आई इंटू टी लिख दिया, तो इसलिए आपका यहाँ पे इसको फिर वैल्यू को पुट किया, तो वी आई टी यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ पे वैल्यू निकल के आई, ठीक है? ये फॉर्मुला निकल के आया, तो ये भी आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी आप देखोगे यहाँ पे वी इंटू आई, बस यहाँ पे फॉर्मूले में ही पुट कर रहे हैं, तो ऐसा जिसमें समझाने का कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वी इंटू आई आपको दे रखा है, यहाँ पे पावर दे रखी है 840 वॉट आपको दे रखा है, ठीक है? इसमें आप पुट करोगे यहाँ पे, और वोल्टेज आपको दे रखा है 220। तो बस आपको आई निकालना है, तो आई के रिस्पेक्ट में आप इसको चेंज कर दो, तो पी अपॉन वी बन जाएगा। पी आपको दे दिया 840, वोल्ट आपको दे दिया 220, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा ये आंसर। फिर नीचे वाले में आपको दिया, यहाँ पे इसने बस पावर चेंज कर दी 360, वोल्ट आपका अभी भी सेम है, तो इन्होंने फिर आगे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये, ठीक है? 360 अपॉन 220। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आई निकाल लिया इन्होंने, फिर इन्होंने यहाँ पे आर भी पूछा था, तो उसके बाद फिर आप क्या करो, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आई आर यूज कर लो। फिर आई निकालना था, तो v अपॉन आप यहाँ पे आर निकालना था ना हमें, तो आई हमने निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ पे आर निकालना था, तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ को आर के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे, तो आर आपका हो जाएगा यहाँ पे v अपॉन आई। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू 220 है, आई हमने यहाँ पे अभी निकाला है यहाँ पे 3.82, तो इस तरीके से हमने आर की वैल्यू निकाली। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल आपके डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फिर यहाँ पे देखो, ये आपका अब यहाँ पे जो h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी आपका यहाँ पे सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे बता दे रहा हूँ तब भी,
100 जूल आपको दे दिया यहाँ पे हीट, ठीक है, यहाँ पे आपका एच की वैल्यू हो गई 100, आर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4 आपका ओम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टी दे दिया, यहाँ पे सेकंड दे रखा है ना, तो टी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 सेकंड, और वी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे बस देखो सारी वैल्यूज आपको दे दी, बस एक को छोड़ के, तो आपको बस यहाँ पे वही चीज निकाल लेनी है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर दोगे यहाँ पे एच अपॉन आर टी, ठीक है, एच अपॉन आर टी कर दोगे। क्यों किया हमने यहाँ पे ये, क्योंकि हमें एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, हमें आई की वैल्यू नहीं पता, हमें पहले आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की निकाल पाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब हमें यहाँ पे आर की वैल्यू तो पता है, पर हमें आई की नहीं पता है, और ना ही हमें वी की पता है, तो हमें यहाँ पे पहले आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, इस वी की वैल्यू निकालने से निकालने के लिए। तो वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे, इसको स्क्वायर को हटा के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 5 ओम आप 5 एम्पियर आपका आई आ जाएगा। फिर जैसे ही 5 आया, यहाँ पे 5 पुट किया, आर की वैल्यू हमें यहाँ पे ऊपर पता थी, वो थी यहाँ पे 4। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से बस डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की यहाँ पे क्या क्या होती है। तो देखो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारे आपके यहाँ पे ऐसी ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो जो आपके हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। जैसे आपका यहाँ पे लॉन्ड्री आयरन, ठीक है, यहाँ पे जो आयरन होता है वो आपका हो गया, या फिर आपका जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इन सब में आपका हीटिंग इफेक्ट ही यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें आप पानी गर्म करते हो, तो आप हीट करके ही तो आप गर्म करते हो ना, तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है, उसमें आपका हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर में आपका निक्रोम होता है, निक्रोम आपका एक इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है जो आपका हीट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर में, जिसके थ्रू आपकी गर्मी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, आपको गर्म हवा एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये सब आपके हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखो आगे दे रखा है यहाँ पे कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही आपका बल्ब में आपका लाइट प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो आपका टंगस्टन होता है, क्योंकि उसकी ज्यादा मेल्टिंग पावर होती है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, तो उसमें बेसिकली वो इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जब हीट यहाँ पे वो लेगा, ठीक है, जितना ज्यादा वो गर्म होगा उतना ही ज्यादा वो आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो आपका यहाँ पे ग्लो कर रहा है बल्ब, ठीक है। तो वही सेम चीज आपको दे रखी है कि फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच एज हीट जनरेटेड एज इट इज पॉसिबल सो दैट इट वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। मतलब जितना ज्यादा वो गर्म होगा उतना ही ज्यादा वो लाइट को फेंकेगा, या फिर बोलो आप इमिट करेगा, लाइट जला के रखेगा, बल्ब जला के रखेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दे रखी है, और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए टंगस्टन यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ में आपको वही सेम चीज यहाँ पे बार बार बताई है, तो आप इसको जरूर यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको कुछ और एलिमेंट्स जैसे दे रखे हैं मेल्टिंग पॉइंट जिनका यहाँ पे रहता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड वगैरह यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया है, या फिर बोलो यहाँ पे एक दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वो है आपका यहाँ पे फ्यूज। अब देखो फ्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपका एक तरीके से ना कनेक्टर रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ये देखता है कि अगर आपका यहाँ पे जो करंट है अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हाई हो जाता है, तो यहाँ पे ये करंट को मतलब जो सर्किट जो होता है यहाँ पे उसको ब्रेक कर देता है ताकि फायर ना लगे। तो फ्यूज का यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, और ये आपका काम करता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, जो हमने ऊपर पढ़ा था एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। वो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। इसका जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो यहाँ पे काम होता है प्रोटेक्ट करने का सर्किट को, ठीक है, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का, ताकि आग वगैरह यहाँ पे ना लगे। अगर एक लिमिट से ऊपर आपका यहाँ पे करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे उसको ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है, ठीक है, फ्यूज वगैरह। तो इसमें आप यहाँ पे ये पूरी चीज यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब देखो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे ये नीचे 3-4 लाइन का एग्जांपल दे रखा है, मैंने मार्क नहीं किया, पर इसको आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे मान के चलो कि आपका जो सर्किट है उसमें आप इलेक्ट्रिक आयरन जो है यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसका यहाँ पे पावर है 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट आपका पावर है, वोल्टेज आपको दे दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे पावर की हमें फॉर्मूला पता है, V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि हमें आई पूछा जा रहा है, P अपॉन वी आप यहाँ पे कर दोगे, पावर आपको यहाँ पे दे रखी थी 1 किलोवाट, ठीक है, किलो मतलब होता है यहाँ पे 1000, है ना। तो यहाँ पे 1000 वाट आपको दे रखा है बेसिकली एक तरीके से, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, 1 किलो मतलब आपका होता है यहाँ पे 1000 वाट, ठीक है। फिर आपको V की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 220, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गई यहाँ पे 4.54 एम्पियर। मतलब यहाँ पे जो फ्यूज है वो आपको चाहिए होगा यहाँ पे 5 एम्पियर का, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आपका यहाँ पे ये आयरन है इसको यूज कर पाओ। अगर फ्यूज आपका इससे भी कम का है तो इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक कर देगा जैसे ही उसका करंट जो है ज्यादा जाएगा उस पर्टिकुलर लिमिट से। तो इसलिए यहाँ पे ये फ्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए।
ठीक, तो ये याद रखना। फिर अपने यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का। अब जैसे मैंने आपको बताया पावर आपका होता है V इंटू आई, और ये फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, एक ये है, एक ये है, और एक आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट V इंटू आई है। तो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। फिर आपको ये देखो वही सेम चीज़ आ जाएगी यहाँ पे कि पावर का यहाँ पे जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है वॉट, ठीक है? पावर का एसआई यूनिट होता है यहाँ पे वॉट। तो 1 वॉट इज़ इक्वल्स टू वोल्टेज का आपका होता है यहाँ पे वोल्ट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का आपका एसआई यूनिट होता है यहाँ पे वोल्ट। करंट का आपका होता है यहाँ पे एम्पियर। तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर आपका होता है 1 वॉट, ठीक है? तो यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर करी थी। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि वॉट जो होता है आपका वो क्योंकि छोटी यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग किलो वॉट भी हम लोग यूज़ करते हैं अगर लार्ज यूनिट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें, ठीक है? जैसे आपका यहाँ पे जो लाइट घरों में आती है, तो वो आप देखोगे ये जो आपका किलो वॉट है ना, ये आपका एक कमर्शियल यूनिट है, ठीक है? कमर्शियल यूनिट मतलब किलो वॉट आवर, कि जो आपकी लाइट आ रही है पर आवर, ठीक है? ये आप इसको बोलते हैं यहाँ पे किलो वॉट आवर। तो ये आपकी क्या है यहाँ पे एक कमर्शियल यूनिट है। इस ये आपकी क्योंकि लार्ज यूनिट क्या है यहाँ पे किलो वॉट है, उसको आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो ये आपकी मिला के निकल के आती है कमर्शियल यूनिट, जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं। इसकी जो ये वैल्यू है ना, ये आपको क्योंकि यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, इसको यहाँ पे याद भी रख लेना कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आती है किसकी 1 किलोवाट आवर की, ठीक है? तो 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल रहता है, ठीक है? बराबर रहता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जूल जो है वो आपका रहता है यहाँ पे वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है? जूल की क्योंकि वॉट इंटू सेकेंड की जगह तो जूल लिख के आया है, तो जूल के यहाँ पे क्या हो गया वॉट इंटू सेकेंड को भी आप यहाँ पे जूल के टर्म्स पे लिख सकते हो, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर नीचे हम चलते हैं यहाँ पे, तो आपको दे रखा है यहाँ पे वॉट दे दिया, मतलब सॉरी वोल्ट दे दिया, और आपको यहाँ पे करंट दे दिया, आपको पावर पूछा है, तो बस आपको यहाँ पे P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई यहाँ पे पुट कर देना है 220 इंटू 0.5, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 110 वॉट, ठीक है? इसी तरीके से नीचे आप यहाँ पे चलो। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब ये एनर्जी से रिलेटेड क्योंकि अब यहाँ पे आपका आ गया है, तो एनर्जी वाला हम लोग यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है? वो चीज आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब भी आपको एनर्जी से रिलेटेड आपको कभी भी यहाँ पे पूछा जाए, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे जो याद रखना है वो यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी आपको बोला जाए यहाँ पे वॉट में, ठीक है? वॉट में मान लो आपसे बोला जाता है, तो एनर्जी आपकी जो रहती है वो आपकी रहती है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू पावर इनटू आपका यहाँ पे टाइम और इनटू में आपके यहाँ पे डेज। और क्योंकि यहाँ पे ये वॉट में निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 1000 से, ठीक है? यहाँ पे जब आप निकालोगे वॉट जब आपको दे रखा है तब तब आप निकालोगे जब आपका यहाँ पे हो जाएगा 1000। वहीं पे मान लो अगर आपको बोला जाता है आप यहाँ पे किलोवाट में निकाल रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो एनर्जी होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे एन इंटू पी इंटू टी इंटू डेज, ठीक है? बस इस तरीके से। अब यहाँ पे ये क्या है इसका मतलब, ये आपका है नंबर ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है? एन मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लायंसेस, मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि 2 बल्ब जल रहे हैं, 3 बल्ब जल रहे हैं, इस तरीके से। पी आपका होता है पावर, टी आपका होता है टाइम, और डे आपका होता है डेज, ठीक है? नॉर्मल डेज। अब जैसे आपको यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो, तो जैसे आपको यहाँ पे ये पावर दे दिया, ठीक है? 400 वॉट, वॉट मतलब पावर की यूनिट होती है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि ये वॉट दे रखा है। फिर आपको बोला यहाँ पे टाइम दे दिया आपको यहाँ पे कि आप 8 घंटे एक दिन में यूज करो, तो अब जो ये टी की वैल्यू अब यहाँ पे ये 8 हो गई। फिर आगे आपसे जो बेसिकली पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है, और डेज आपको दे दिए यहाँ पे 30, ठीक है? डेज आपको ये जो वैल्यू है ये आपको 30 दे दी। और इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बोला है, मतलब यहाँ पे एक ही अप्लायंस यूज हो रहा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो आपकी जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 1, ठीक है? और ये क्योंकि वॉट में दे रखा है, ठीक है? वॉट में दे रखा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे पावर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आपको दे रखा है यहाँ पे 400, टाइम आपको दे दिया यहाँ पे 8, और आपका डेज दे दिया आपको यहाँ पे 30, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से निकल के आया। और अब क्योंकि वॉट आपको दे रखा है, और आप हमेशा यहाँ पे जो एनर्जी निकालते हो किलोवाट आवर में निकालते हो, किलोवाट आवर में निकालते हो जब भी एनर्जी निकालते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं इसको, ताकि हमारा किलोवाट आवर में निकल के आए। तो 1000 से आप डिवाइड करोगे, तो ये दो जीरो, यहाँ से दो जीरो, एक ये जीरो, और यहाँ से एक जीरो, ठीक है? तो यहाँ पे 4 एट आपका 32, 32 इंटू 3 करोगे यहाँ पे, तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 96 किलोवाट आवर। तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी निकल के आ गई, ठीक है? पर यहाँ पे आपको एनर्जी तो बतानी है क्योंकि आपको कॉस्ट बतानी है। अब कॉस्ट के लिए इन्होंने ये बोला कि आप 1 किलोवाट पे 3 रुपए दे रहे हो। अब आपके यहाँ जो आपने यूनिट यूज़ करी वो 96 करी, तो 96 इंटू 3 कर दो, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया कि आपको यहाँ पे 288 रुपीज़ देने हैं। तो ये भी आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये रहता है, इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। अब देखो क्योंकि हम यहाँ पे किलोवाट आवर में ही हमेशा वैल्यू को निकालते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वॉट जब आपको दे रखा होता है हम 1000 से डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पे हम 1000 से इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें किलोवाट में ही यहाँ पे पावर दी गई होती है, ठीक है? तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, जब वॉट में दी जाए तो 1000 से डिवाइड कर देना, और जब किलोवाट में दिया जाए तो आपको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमें किलोवाट आवर में ही निकालना होता है।
ठीक, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। इसी के साथ हमने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। बस यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कभी-कभी आपसे ना जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछ लेता है कि आपके आपको जैसे पता होगा कि आपके सर्किट में ना 3 तरीके की वायर होती है। एक जैसे आपके होते हैं लाइव वायर, एक आपके होते हैं यहाँ पे न्यूट्रल वायर और एक आपके होते हैं यहाँ पे अर्थ वायर, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 तरीके की आपके यहाँ पे वायर्स होती हैं। तो आपसे ये पूछता है कि ये 3 तरीके की जो वायर्स होती हैं, इनको अलग-अलग कलर की वायर से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो ये लाइव वायर के लिए हम लोग यहाँ पे रेड या फिर ब्राउन कलर की वायर को यूज़ करते हैं। न्यूट्रल वायर को बताने के लिए हम लोग या तो ब्लैक कलर की वायर या फिर ब्लू कलर की वायर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अर्थ वायर को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर की वायर यूज़ करते हैं, ठीक है? कहीं-कहीं आपको यहाँ पे येलो कलर की वायर भी यूज़ होती हुई नज़र आ जाएगी, पर ज़्यादातर आप यहाँ पे अर्थ वायर के लिए ग्रीन ही वायर यूज़ करते हो। तो ये आपको जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो देखो हमने यहाँ पे फैक्ट में आप देखोगे तो हमने एसआई यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस करी है बहुत सारों की। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फिर हमने ओम्स लॉ देखा, जो आपका रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होता है उसमें हमने अलग अलग चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है उस वो क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट की जगह आपके यहाँ पे जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, वो भी सब हमने यहाँ पे देखा। फिर कमर्शियल यूनिट हमने यहाँ पे देखी, किलोवाट आर ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर की यूनिट क्या होती है, उसके फॉर्मुलेस क्या होते हैं। फिर हमने यहाँ पे जितने भी फॉर्मुलेज है, ठीक है, ये बेसिकली जो चैप्टर है ना कंप्लीट फॉर्मुले के ऊपर बेस्ड है। ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मुले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चीज़ें डिस्कस कर ली इस चैप्टर की। अगर आपको किसी भी चीज़ में, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, वरना टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है एकदम फ्री आपको देखने को मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ को भी आप लास्ट रिज़ॉर्ट के लिए आप एक तरीके से इसको गो थ्रू कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो। एकदम आपको आपको जैसे यहाँ पे पढ़ाया गया वैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी, मतलब मार्क पीडीएफ मिलेगी। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मार्क चीज़ें लिखी हुई है, उसको बस आप अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर मेंशन कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।